हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीए फाइनल एएफएम का जो मॉक टेस्ट पेपर 2 आईसीएआई ने रिलीज किया May 25 एग्जाम के लिए, उसमें केस सिनेरियो पूछा गया सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर से, उसको पूरा डिस्कस करने वाले। नया केस स्टडी है, एग्जाम के पहले आपका जरूर से पूरा देख के हो जाना चाहिए। तो फटाफट से एक बार आप क्या करोगे, केस सिनेरियो को रीड करना चालू करो। एन अमेरिकन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज एक्सप्लोरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज. Before proceeding, they believe a thorough analysis of options in the securities available to ensure a higher return while minimizing risk. To achieve this objective, it formed a team consisting of following persons with respective assigned task. तो पर्सन ए को जो क्या टास्क दिया गया है, ही इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एनालाइजिंग वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. एग्जांपल, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज इन द पास्ट ऑब्लिक प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमीज इन फ्यूचर विद द साइंस ऑफ स्टैग्नेशन ऑब्लिक डिग्रेडेशन एट प्रेजेंट. इन एडिशन टू दैट, ही आल्सो एनालाइज्ड द ट्रेंड्स इन पीपल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अब ये जो हमने रीड किया है उससे क्या चीज के बारे में पता चल रहा है? अगर आपने बराबर से सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर स्टडी मटेरियल से पढ़ रखा होगा तो आपको एक्जैक्ट सेम वर्डिंग्स जो है ये कहां पर लिखा हुआ दिखेगा, इकोनॉमिक एनालिसिस वाले पार्ट में. देखो, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच यूज में लेते हैं. टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या होता है, पहले हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे, बाद में इंडस्ट्री एनालिसिस और आखिरी में क्या होगा, कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस. इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर क्या होगा, आपको ये चीज पूरा लिखा हुआ दिख जाएगा. अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है स्टडी मटेरियल से, तो यहां पर आपने क्या करना है, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. तो यहां पर देखो जो कीवर्ड है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. जब आप मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज कर रहे हो तो किसमें आएगा, वो आपके इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आ जाएगा. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के एग्जांपल जैसे कि क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो गया, आपका जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, सब किसमें आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएगा. और इसको जब आप एनालाइज कर रहे हो तो किसमें आ जाएगा, इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आ जाएगा. अब इसके आगे देखो, पर्सन बी जो है उसको क्या टास्क दे रखा है. आफ्टर रिसीविंग इनपुट्स ऑब्लिक रिकमेंडेशंस फ्रॉम ए, शी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ असेसमेंट रिगार्डिंग ऑल द कंडीशंस एंड फैक्टर्स रिलेटिंग टू डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स इन द इंडस्ट्री. तो यहां पर ये जो है किस बारे में बात कर रहा है, इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, कि उस इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, कुछ इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट वगैरह बेचा जा रहा है उसका डिमांड पैटर्न क्या है, वहां पर क्या गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा रखे हैं क्या, उस बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, ठीक, इसमें आएगा आपका इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर आ जाएगा. यहाँ पर जो आपके कीवर्ड्स है, ठीक है, जो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, क्या है, डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स. समझ में आ गया? ठीक है, जब आप इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो तो वहां पर क्या होगा, उस इकोनॉमी में जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रहेंगे उन सबको आपको क्या करना रहता है, एनालाइज करना होता है. बट इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है उसको क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो. जैसे कि क्या कर रहे हैं हमने क्या करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पिक कर लिया, उसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर आ जाएगा. बट अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, और भी बाकी जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं सबको एनालाइज कर रहे हैं, तो किसमें आएगा, फिर आपके इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आएगा. समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे देखो, जो पर्सन सी है उसको क्या टास्क दे रखा है. आफ्टर रिसीविंग inputs oblique recommendations from B, he is interested with the task of careful examination of the company's quantitative and qualitative fundamentals. यहां पर जो आपका कीवर्ड है वो क्या है, कंपनीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स को हम क्या कर रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं. तो अगर आपको एक स्पेसिफिक कंपनी के जो भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स है उसको अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो किसमें आएगा, कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में आएगा. जैसे कि हमने क्या करा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज रहेगी, उसमें से हमने क्या करा, टाटा मोटर्स को उठाया और उसके जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स उसको हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं. तो किसमें आ जाएगा, आपका कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस के अंदर आ जाएगा. ठीक है, which includes a comparison of price earning ratio of different companies. Further, in addition to examine the financial solvency, liquidity of the company, he is also advised for the evaluation of future growth prospects of the company identified. ठीक है, तो यहां पर ये पर्सन ए को जो है इकोनॉमिक एनालिसिस करना है, पर्सन बी को इंडस्ट्री एनालिसिस करना है, और पर्सन सी जो इसको क्या करना है, कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस करना है. बेस्ड ऑन द अबाव केस सिनेरियो, चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, मिस्टर ए वांट्स टू इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑन द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन. जब आपने स्टडी मटेरियल से पूरा पढ़ा होगा ना, तो देखो उन्होंने कैसे दे रखा है पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में, पहले एक पैराग्राफ में उसने बता दिया, फिर जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते इकोनॉमिक एनालिसिस को उन सभी फैक्टर्स के बारे में क्या करा, बताया, उनकी सबकी हेडिंग्स दे रखी, वो आपको ख्याल रखना है. हेडिंग्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ऊपर आपका मेन फोकस रहना चाहिए. और बाद में क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है इकोनॉमिक एनालिसिस में, उन सब टेक्निक्स के बारे में बता रखा है. तो वहां पर भी जितनी भी टेक्निक्स हैं उनकी सबकी हेडिंग्स पता होनी चाहिए और उसके अंदर क्या किया जाता है वो भी आपको पता रहना चाहिए. ठीक है, और ये सेम चीज आगे क्या कर रहे हैं बाद में, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में भी कर रहे हैं. इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब क्या होता है, फिर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस को और क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री एनालिसिस में, वो सब दे रखा है. और सेम बाद में कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस के लिए भी. तो जब आप स्टडी मटेरियल में पढ़े होगे इकोनॉमिक एनालिसिस में, तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस को उसमें उन्होंने 4 फैक्टर्स दे रखे. कौन कौन से वो 4 फैक्टर्स, ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम का, ये पहला फैक्टर दिया उन्होंने वहां पर. तो एक दिया है इन्फ्लेशन, एक दे रखा है मॉनसून, और एक दे रखा है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. तो यहां पर देखो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ये तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो पूछ रहा है कौन सा फैक्टर लीस्ट लाइकली है टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन. तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम तो नहीं आएगा. फिर इन्फ्लेशन रेट, ये भी नहीं आने वाला है. ये दोनों फैक्टर्स तो आपको स्टडी मेट के अंदर दे ही रखे.
इसके बाद मार्केट स्पेकुलेशन ट्रेंड, ऐसा कोई फैक्टर दिया नहीं है। बैरोमीटर इंडिकेटर, ऐसा भी कोई फैक्टर दिया नहीं है, बट जो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है इकोनॉमिक एनालिसिस में, उसके अंदर उन्होंने 3 टेक्निक्स दे रखी है। और वो कौन कौन सी 3 टेक्निक्स है? एक है आपका एंटीसिपेटरी सर्विस, दूसरा है आपका बैरोमीटर ऑब्लिक इंडिकेटर अप्रोच, और एक तीसरा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। ठीक है, यहां पर देखो बैरोमीटर इंडिकेटर जो है, ठीक है, बैरोमीटर अप्रोच या इंडिकेटर अप्रोच जो है, ये आपका किसमें दे रखा है? टेक्निक्स इन्वॉल्विंग इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर दे रखा है। तो ये दो और ये एक चीज, ये तो क्या इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर कहां ना कहां तो दे रखा है, बट ये चीज किधर भी दिया नहीं है। तो यहां पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन लग रहा है कौन सा रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्केट स्पेकुलेशन ट्रेंड। मैंने वही आपको क्या बोला है, जो हेडिंग्स है उसके ऊपर आपका मेन फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं। और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपकी इकोनॉमिक एनालिसिस को, उसमें 4 फैक्टर्स दिए आपके स्टडी मटेरियल में, ख्याल रखना कौन कौन सा है? ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, उसके अलावा क्या है आपका? इन्फ्लेशन है, और एक है मॉनसून। ठीक है, और टेक्निक्स जो इन्वॉल्व होती है इकोनॉमिक एनालिसिस में, कौन कौन सी टेक्निक्स है? एक है एंटीसिपेटरी सर्विस, एक है आपका बैरोमीटर अप्रोच, उसको आप इंडिकेटर अप्रोच भी बोलते हो, और आखिरी में क्या आएगा आपका? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। आपको देखो एक बार बता भी देता हूं, ये देखना इकोनॉमिक एनालिसिस में फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्फ्लेशन, और क्या दिया है? मॉनसून। ये 4 ही चीज दे रखी है। फिर टेक्निक्स जो यूज में आती है इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर, वो कौन कौन सी है? एंटीसिपेटरी सर्विस, उसके बाद है बैरोमीटर अप्रोच या इंडिकेटर अप्रोच बोल दो वैसा, और एक क्या है? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। ठीक है, आगे रीड करो क्या क्वेश्चन पूछा है। इन्वेस्टर लर्न्स दैट इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू राइज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस, हाउ माइट दिस अफेक्ट देयर स्टॉक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहां पर जो इन्वेस्टर उसको क्या लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी फ्यूचर में इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ने वाले। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह उनके दाम क्या हो रहे हैं? बढ़ने वाले। उसको आप कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह उनका अगर डिमांड कम कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? उनकी प्राइस भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा? धीरे धीरे कम होते जाएगी। ठीक है, अभी दाम बढ़ रहा है, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा, इसके लिए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उन प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ते जा रहा है। अब अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में लेके आना है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो आपको पहले कम करना पड़ेगा, और डिमांड कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो कम कर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगा इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा खर्च करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा डिमांड कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? धीरे धीरे करके पूरा रिड्यूस होते जाएगा, और फिर क्या होगा? प्राइस भी अकॉर्डिंगली कम होते जाएगी। समझा नहीं पूरा चीज? ठीक है, अब मनी सप्लाई अगर कम करना है उसके लिए क्या करेंगे? अगर लोग क्या कर रहे हैं? अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे स्टॉक मार्केट में, तो उनके पास क्या होगा? पैसा कम बचेगा। जो भी उन्होंने सेविंग्स वगैरह कर रखी थी उनको खर्च नहीं कर रहे, उसके साथ क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हैं। तब उनके पास जो है पैसा क्या बचेगा? कम बचेगा, खर्च करने के लिए पैसा कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा? बहुत सारा पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में। तब पैसा कम बचेगा खर्च करने के लिए, तो डिमांड भी कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे करके प्राइसेस कम हो ही जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में लेके आने के लिए मनी सप्लाई कम करना है। मनी सप्लाई कम कैसे होगा? अगर लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा? मनी सप्लाई कम हो जाएगा और धीरे धीरे उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना स्टॉक मार्केट में, तो आप क्या करो? स्टॉक्स वगैरह का ज्यादा डिमांड कर रहे हो, तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन जब आप कंट्रोल में लेके आ रहे हो तो क्या होगा? स्टॉक का प्राइस तो बढ़ने वाला है, बट उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो, स्टॉक प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू रिड्यूस्ड कंज्यूमर डिमांड, ये तो बराबर नहीं है। स्टॉक प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज एज अ स्टॉक एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये एकदम बराबर है। आगे के ऑप्शंस रीड करने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम बराबर है। क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसे ही कम रहेगा खर्च करने के लिए, तो डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट्स की, और अकॉर्डिंगली क्या होगा? प्राइस भी कम होती जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, पर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो ना स्टॉक मार्केट में, मतलब आप स्टॉक्स का डिमांड ज्यादा कर रहे हो, तो स्टॉक प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। थर्ड ऑप्शन क्या एक बार रीड कर लो ऐसा, स्टॉक प्राइसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड एज इन्फ्लेशन ओनली अफेक्ट्स बॉन्ड मार्केट, ये तो एकदम गलत है। और बाद में चौथा ऑप्शन क्या दिया? स्टॉक प्राइसेस विल बिकम हाईली वॉलेटाइल बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है यहां पर आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना। Which of the techniques shall be primarily used by B to carry out the required analysis at his part? तो यहां पर देखो, जो पर्सन ए है वो इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहा था, जो पर्सन बी है वो इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहा था, और जो पर्सन सी है वो कौन सा एनालिसिस कर रहा था? कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस। ठीक है, अब इकोनॉमिक एनालिसिस में जो टेक्निक्स यूज में आती है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कौन कौन सा? एंटीसिपेटरी सर्विस था, एक क्या था? बैरोमीटर या इंडिकेटर अप्रोच बोल दो वैसा, और एक क्या था? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच था। अब इंडस्ट्री एनालिसिस में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज में आती है वो क्या है आपका? एक है रिग्रेशन एनालिसिस और एक है आपका इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ये दो ही टेक्निक्स है इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर। और वो कौन कौन सी दो टेक्निक्स? एक है आपका रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरा क्या है आपका? इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो यहां पर देखो, आपको इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो लिखा हुआ ऑप्शन सी मिल जा रहा है, तो ये क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है,
क्योंकि उसने क्या पूछा है, कौन सा टेक्निक जो है पर्सन बी यूज करेगा। पर्सन बी को कौन सा टास्क दिया है, इंडस्ट्री एनालिसिस का। और इंडस्ट्री एनालिसिस में कौन सी टेक्निक यूज में ली जाती है, एक तो है रिग्रेशन एनालिसिस और एक है आपका इनपुट आउटपुट एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस तो आपको किधर भी लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं, इनपुट आउटपुट एनालिसिस दिख गया, तो वो क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर जो एंटीसिपेटरी सर्वेज है ये किसमें आएगा, इकोनॉमिक एनालिसिस में आएगा। इंडिकेटर अप्रोच जो ये भी किसमें आएगा, इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आएगा। डिसीजन ट्री एनालिसिस जो ये किसमें आता है, कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में आता है। ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज में आती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ख्याल रखो। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस यूज में आता है। ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में जो टेक्निक्स यूज में आती है कौन कौन सी है, एक है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, एक है आपका ट्रेंड एनालिसिस और एक है आपका ये वाला चीज डिसीजन ट्री एनालिसिस। ख्याल रहेगा, ठीक है, फटाफट से रिवाइज करा दे रहा हूं। इकोनॉमिक एनालिसिस में कौन कौन सी टेक्निक यूज में आती है, एंटीसिपेटरी सर्वेज, फिर क्या है आपका इंडिकेटर अप्रोच बोलते हैं, बैरोमीटर अप्रोच बोलते हैं वो, और तीसरा क्या चीज था, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। इंडस्ट्री एनालिसिस में कौन कौन सा टेक्निक यूज में आता है, रिग्रेशन एनालिसिस है। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस में जो टेक्निक यूज में आता है कौन सा है, रिग्रेशन एनालिसिस है, और एक कौन सा है आपका इनपुट आउटपुट एनालिसिस है। और कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में जो टेक्निक यूज में आता है कौन कौन सा है, एक है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, दूसरा है आपका ट्रेंड एनालिसिस, और तीसरा कौन सा है आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस। ठीक है, चल अगला जो क्वेश्चन उसको पढ़ो। मिस्टर ए वाइल एनालाइजिंग इंडस्ट्री ग्रोथ फाइंड्स दैट सर्टेन इंडिकेटर्स टेंड टू पीक बिफोर द इकोनॉमीज ओवरऑल ग्रोथ, दिस इंडिकेटर्स आर बेस्ट क्लासिफाइड एज। अब देखो इंडिकेटर अप्रोच जो है ना उसके अंदर 3 इंडिकेटर्स दिए हैं, आपने बचपन में वैसे सीए फाउंडेशन में भी पढ़ रखा होगा बिजनेस साइकिल चैप्टर में। तो 3 टाइप के कौन से इंडिकेटर्स होते हैं आपके, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स और एक होता है आपका कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स या उसको कॉन्करेंट इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चन उसने बोला क्या है, मिस्टर ए वाइल एनालाइजिंग इंडस्ट्री ग्रोथ फाइंड्स दैट सर्टेन इंडिकेटर्स टेंड टू पीक बिफोर द इकोनॉमीज ओवरऑल ग्रोथ, इकोनॉमी का पीक आने के पहले उस इंडिकेटर का पीक आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात की जा रही है। लैगिंग इंडिकेटर में क्या चीज देखने को मिलेगा, इकोनॉमी में पीक पहले आ जा रहा है और इंडिकेटर में पीक बाद में देखने को मिल रहा है, तो क्या होगा, लैगिंग इंडिकेटर रहेगा। और कॉन्करेंट इंडिकेटर या कोइंसिडेंट इंडिकेटर जो है वो क्या होता है, इकोनॉमी में और इंडिकेटर में पीक जो है साथ में आ रहा है। अब यहां पर जरूरी नहीं हर बार आपको पीक ही लिखा हुआ दिखेगा, पीक के जगह ट्रफ भी लिख के दे सकता है। तो इसका आंसर क्या है, लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर सर्टेन इंडिकेटर्स टेंड टू पीक बिफोर द इकोनॉमीज ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, ये बिफोर वर्ड आ गया ना, इस वजह से क्या है, लीडिंग इंडिकेटर है। अगर बिफोर की जगह यहां पर आफ्टर रहता था तो आंसर क्या बोलते थे आप, लैगिंग इंडिकेटर। और अगर यहां पर बिफोर की जगह रहता था कोइंसिडेंटली, मतलब साथ में हो रहा है, ठीक है, कॉन्करेंटली हो रहा है, इकोनॉमी में भी जो ग्रोथ आ रहा है, इकोनॉमी का जो भी पीक है और इंडिकेटर का जो पीक है वो साथ में ऑकर हो रहा है, तो क्या आएगा आपका कॉन्करेंट इंडिकेटर में आ जाएगा, या उसका कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स भी बोलते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना। स्पेसिफिकली द टीम ऑफ मिस्टर ए, बी एंड सी आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फंडामेंटल एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये चीज तो, कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आप क्या करते हो, टॉप डाउन अप्रोच इसमें लेते हो। और टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या होता है, टॉप मतलब आपका इकोनॉमिक एनालिसिस, फिर वो करते करते हम क्या करते हैं, कंपनी एनालिसिस पे आते हैं, कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस पे आते हैं। तो इकोनॉमिक एनालिसिस पहले होगा, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस और बाद में कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। यहाँ पर हमने ये पूरा की पूरा जो है केस सिनेरियो सॉल्व कर लिया। एक बार मैं आपको फटाफट से कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस में वो भी बता देता हूँ। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते इकोनॉमिक एनालिसिस को तो हमने देख लिया, 4 फैक्टर्स थे ना, ग्रोथ रेट नेशनल इनकम का, ग्रोथ रेट आपका इंडस्ट्री सेक्टर का, फिर इन्फ्लेशन था और एक था मॉनसून। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके इंडस्ट्रियल एनालिसिस को वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। एक है आपका डिमांड सप्लाई गैप, एक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फिर एक है डिमांड सप्लाई गैप। उसके अलावा एक चीज होता है कि उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है, उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन कितना है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री वैसा। इसके अलावा उस इंडस्ट्री में क्या टेक्नोलॉजी यूज में ली जा रही है, क्या रिसर्च वगैरह किया जा रहा है, वो सब चीज भी आएगा। ठीक है, फिर उस इंडस्ट्री का कॉस्ट पैटर्न क्या है, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो सब चीज भी आएगी। तो देखो कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, फिर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये भी हमने देख लिया। फिर क्या गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इंपोज कर रखी है, क्या गवर्नमेंट का एटीट्यूड है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, वो चीज भी आएगा। तो गवर्नमेंट एटीट्यूड, क्या कुछ बैरियर्स टू एंट्री वगैरह है क्या, वो सब चीज आपकी आ जाएगी। ओके, तो ध्यान रहेगा ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल एनालिसिस में क्या क्या आएगा आपका, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फिर क्या है डिमांड सप्लाई गैप, फिर इंडस्ट्री का जो साइज है वो, ठीक है, इंडस्ट्री में जो किस टाइप का कंपटीशन देखने को मिल रहा है, कंपटीशन के अलग अलग टाइप होते हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, फिर क्या होता है ऑलिगोपोली है, तो कौन सा स्टेट ऑफ द कंपटीशन है उस इंडस्ट्री में, वो वाली चीज। इसके अलावा कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, रिसर्च क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। फिर इसके अलावा हमने एक चीज क्या दिखा था, और बैरियर्स टू एंट्री वगैरह क्या चीज है वो सब, ठीक है, ये सब क्या आएगा आपका इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर आ जाएगा। जो टेक्निक्स यूज्ड में आएगी इंडस्ट्री एनालिसिस में वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दी थी, क्या था, रिग्रेशन एनालिसिस है और एक क्या इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ठीक है, अब आपका जो कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, तो देखो क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स जो होते हैं कंपनी को और क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स जो होते हैं वो सब आपको कंसिडर करना है। तो जैसे क्वांटिटी फंडामेंटल्स में क्या आएगा,
कंपनी का जो नेट वर्थ है, ठीक है, उसका जो मार्केट वैल्यू वो चीज़ आ गया, ठीक है, नेट वर्थ, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू जो है वो चीज़ आ जाएगी। फिर उसके अलावा कंपनी का जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो आ जाएगा, ठीक है, कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो आएगा, कंपनी का जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, कंपनी का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है, ठीक है, कि प्रॉफिट क्या रेट से ग्रो कर रहा है, सेल्स क्या रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। कैश फ्लोज जो है, फ्री कैश फ्लोज जो क्या रेट से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा क्या आएगा, क्वालिटेटिव फंडामेंटल्स के कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चीज़ देखो बता दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आ गया, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, ठीक है, रेगुलेशंस वगैरह क्या लग रहे हैं उस कंपनी के ऊपर, वो चीज़ भी आ जाएगा। फिर इसके अलावा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, देन वो जो कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, उसकी मार्केटेबिलिटी क्या है, वो सब चीज़ भी आ जाएगी। तो देखो एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग पैटर्न क्या है, मार्केटेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ये सब चीज़ भी क्या होगा आपके कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस के अंदर आ जाएगी। और क्या चीज़ आने वाली है, उस कंपनी का साइज क्या है, ठीक है, उसकी रैंकिंग क्या है, वो सब चीज़ भी आएगी। कंपनी का साइज क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है। उसके अलावा आप जो क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हो वो आएगा। कंपनी ने जो है कहाँ से फंड्स रेस किए, उस फंड्स को कहाँ पर यूज में लिया है, ठीक है, इसको हम फंड फ्लो एनालिसिस भी बोलते हैं। तो सोर्सेस एंड यूज ऑफ फंड्स जो है ये आ गया। ये सब चीज़ क्या होगा आपका कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस के फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा। ध्यान रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, नेट वर्थ हो गया कंपनी का, वो चीज़, ठीक है। उसके अलावा नेट वर्थ बोल दो, बुक वैल्यू बोल दो, वैसा। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस जो हम करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब क्या होता है, बेसिकली वहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे रेशियोज निकालते हैं कंपनी के, और उसको फिर इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क होता है वगैरह उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वो चीज़, ओके। फिर उसके अलावा क्या हो गया, ग्रोथ रिकॉर्ड दिख रहे हैं कि कंपनी का जो है पास्ट में जो परफॉर्मेंस था उससे हम पता लगा रहे कि सेल्स कितने से ग्रो हो रहा है, ठीक है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या रेट से ग्रो हो रहा है, फ्री कैश फ्लोज जो है वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है वो चीज़ देखने वाले हैं। इसके अलावा मार्केटेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो कंपनी के शेयर्स का मार्केटेबिलिटी क्या है वो भी देखना पड़ेगा। फिर वो कंपनी का साइज क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है उस इंडस्ट्री के अंदर, वो चीज़ देखेंगे। उसके अलावा और भी क्या चीज़ आएगा, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है, कंपनी के ऊपर क्या रेगुलेशंस वगैरह लग रहे हैं वो सब चीज़ देखना पड़ेगा। ये सब क्या होगा कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस के अंदर आपका आ जाएगा, ओके। एंड जो टेक्निक्स यूज में आती है कंपनी स्पेसिफिक एनालिसिस में, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कौन कौन सी टेक्निक्स है। 3 टेक्निक्स से ध्यान में रखो, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, फिर है आपका एक ट्रेंड एनालिसिस, और एक आखिरी है आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस। देख लो, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, और एक है डिसीजन ट्री एनालिसिस। तो यहाँ पर हमने क्या करा, केस सिनेरियो के थ्रू जो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस वाला पार्ट था वो भी क्या करा, डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, और जो केस सिनेरियोज अभी नए पूछे गए, ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर में, ऊपर डिस्कस करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बढ़िया से अपनी पढ़ाई चालू रखो, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।